सो एक बार वो एमविंग्स कोड में सिर्फ 14 बिट कोड का करेक्शन एक बार बता दीजिएगा, 14 सो वाले उसमें को बार तो बार सिंपली, कंफ्यूजन जाता अगर है। आपको 7 वाला आता है तो बस 7 के 2 पार्ट में ब्रेक करके पूरा सॉल्व करना था। ठीक है, और बताओ सर सर पर वो ऑड पेरिटी से नहीं आया उसका आंसर। तो। सर इवन पेरिटी से आया। अच्छा, एक मिनट मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। मैं तुम लोग शायद क्लास में बताना भूल गया, मैंने नहीं बोला वो वाला पॉइंट ना। एक सेकंड, एरर क्यों दे रहा है? मेक श्योर टू डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम गूगल ड्राइव अनलेस यू आर श्योर, साइन इन बाय सक्सेस गूगल ड्राइव। ये हो गया। अब मेरे को चाहिए गूगल ड्राइव लॉगिन में पीपीटी फाइल का है। उसके लिए मेरे को तुम्हें एक एनालिसिस भी दिखाना था मिड सेम का। अब स्ट्रीम कनेक्ट मैं सेटिंग्स। अच्छा, असाइनमेंट 3 बहुत लोगों ने भी कल जमा किया है। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, 3। ठीक है, जितने पहले जमा कर चुके थे मैं उन लोग असाइनमेंट देख लेता हूँ। कोशिश किया करो कि असाइनमेंट टाइम फ्रेम में जमा हो जाए। जैसे असाइनमेंट 3 के कल तक था तो 1-2 दिन ऊपर चलता है। ठीक है, पर 1 और 2 को बहुत टाइम हो गया। कुछ लोगों ने 1 और 2 पे असाइनमेंट अभी जमा किया है। क्या होता है फिर तुम लोग ग्रेडिंग बिठाने में फिर वो आती है प्रॉब्लम मेरे को। पूरा डेटा प्रोसेस कर चुका हूँ, फिर से एक बार वो फाइल खोलूँ, फिर पूरा डेटा प्रोसेस करूँ, है ना। तो ऐसा है कि मिड सेम के जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं वो तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, पर जो एवरेज मार्क है क्लास का वो 16 है आई थिंक। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोग देखा जाए बढ़िया रही है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा लोगों ने आंसर सही नहीं लगाया या गलत लगाया है। तो वो क्वेश्चंस भी बताता हूँ, खुल जाए एक बार। ठीक है, ओके। सो ये फॉर्म खुल गया है। पीपीटी और कहाँ से खुलेगी? गूगल ड्राइव। पीसी बहुत स्लो है। वैसे डिफिकल्टी लेवल क्या था, तुम लोगों को क्या लगा मिड सेम का? कैसा था? क्वेश्चंस करने में थोड़ा टाइम लगा कि बस देखे और लगाए वाले क्वेश्चन से? क्या फीडबैक है मिड सेम के बारे में? सर टाइम सर लग रहा था। मॉडरेट था। सर टाइम कंज्यूमिंग लगा मेरे को तो। 1 घंटे के अंदर हो गया था? टाइम कंज्यूमिंग था तो भी? यस सर, हो गया सर था। कुछ क्वेश्चन अटकाने, मतलब कुछ क्वेश्चन में अटक रहे थे बस थोड़ा सा। ठीक है, तो जब मैं फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा इंडिविजुअल्स को, तो उस टाइम तुम लोग देख भी लेना कि तुम्हारा कहाँ पे किस क्वेश्चन में अटके थे, वो क्वेश्चन सही है कि नहीं है ना। अभी तो शो नहीं कर सकता क्योंकि फिर सबको नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे एक दूसरे के, वो मैं नहीं चाहता अभी डिस्प्ले हो जाए। चलो, ये पीपीटी खुलने में टाइम लेगी, जब तक मैं तुम लोग ये दिखाऊं, स्क्रीन शेयर करूं। स्क्रीन, तो देखो आज का जो सेशन है ये 1 घंटा है। बेसिकली इसके लिए कि तुम लोग जो डाउट उठे हैं मिड सेम के बाद वो क्लियर कर लो और थोड़ा मैं नया कुछ तब बता दूं। ठीक है, मैं ये सेशन ज़्यादा भी हैवी नहीं रखूंगा। जो हमारा नेक्स्ट सेशन है अभी सेकेंड हाफ वाला, उसमें फिर हम मेजर डिस्कशन करेंगे नए टॉपिक्स का, है ना। तो पहले तो मिड सेम का देख लो। देखो, ये तुम्हारी पूरी क्लास की स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल 17 का एवरेज चला है क्लास का। ठीक है, 5 लोगों के फुल मार्क्स भी हैं। ठीक है, अब जो भी हैं 5 वो रहने दो भी, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस ये है। और मेरे हिसाब से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो मान सकता हूँ परफॉर्मेंस है 15 ऑनवर्ड्स। 7, 2 9, 1 10, 2 12 और ये 13, इन 13 लोगों को बकअप करने की ज़रूरत है। ठीक है, खास करके ये वाला जो भी स्टूडेंट होगा जिसके 6 नंबर आए।
ठीक है, ये इन 11-12 लोगों को मैं कोशिश करूंगा पर्सनली कांटेक्ट करूं स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ठीक है, इस साइड से मैं तुम लोगों से बात करना चाहूंगा बाद में, है ना। तो एक गूगल मीट में अरेंज करूंगा एक आध दिन में, और इंडिविजुअल उस पर मैं इन्विटेशंस भेजूंगा। ठीक है, तो टाइम पे कनेक्ट हो जाना। मैं कहीं भी नाम व्हाट्सएप या क्लासरूम में डिस्पेंस नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि सबको पता चले कौन लोग हैं, ये या ये या ये, बिलो एवरेज एवरेज हाई कोई भी हो, मैं नहीं चाहता। ठीक है, और जिन लोग यहाँ पे 20 नंबर आए वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। हो सकता है अगले की तुम प्रिपरेशन अच्छी ना कर पाओ। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत जाना। ओके, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, एक तो हेमिंग कोड वाला यही था। ठीक है, और ये भी हेमिंग कोड। ठीक, तो हेमिंग कोड सा एक केस क्या है यार, कहीं पे भी पैरिटी की बात हो, जब भी पैरिटी बिट्स की बात हो, मैं एक चीज टाइम पे मैं बोलना शायद भूल गया या नहीं बोली, पता नहीं, ध्यान नहीं, कि अगर पैरिटी मेंशन नहीं करी जाती है ऑड या इवन पैरिटी, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसको लिख दिया करो कंसीडरिंग इवन पैरिटी। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस पे इवन पैरिटी को लेके बनते हैं। ओके, अगर तुम्हें इवन पैरिटी से नहीं भी करना, तो इस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर तुम ऊपर लिख दोगे कंसीडरिंग ऑड पैरिटी, ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन चेक किया जाएगा वो हिसाब से चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास से कोई फिक्स सॉल्यूशन बना रखा है मैं उसी से देखूंगा केवल, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन इवन के हिसाब से भी दिया था, पर मैंने यहाँ पे अगर इवन मेंशन नहीं किया है और तुम मेंशन कर देते हो सॉल्व कर देते हो यूजिंग ऑड पैरिटी, तो फिर मैं उसको ऑड पैरिटी के हिसाब से उसका सॉल्यूशन चेक करूंगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे एमसीक्यू में वो आपको फिजिबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ आपको पहचानना पड़ेगा कि ये ऑड है कि इवन है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कर कुछ करेक्ट करना पड़ेगा। पर एक चीज ले लो, 99.99% अगर मेंशन नहीं है ऑड या इवन पे कौन सा पैरिटी सिस्टम फॉलो करना है, तो आपको बाय डिफॉल्ट इवन पैरिटी सिस्टम ही पकड़ना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का 31 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी ने इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है। ठीक है, ये क्या था, फॉर द गिवन मैसेज डेटा दिस क्रिएट द हैमिंग कोड। तो इसमें क्या करना था, 0101, है ना, ये मैं बोलूँ पीपीटी खुली नहीं अभी तक। इसमें बेसिकली आप लोग को स्ट्रक्चर में रखना था वैल्यूज, वो D7 D5 D6 और D3 पे, एंड देन आपको P3 P2 P1 P4 P2 P1 की वैल्यूज फाइंड करना था। लास्ट क्लास हम लोग 7 तारीख को ही लगी थी क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ओके। फिर कोई स्लाइड गायब नहीं हुई। अरे लास्ट सेशन हो गया था, कुछ क्लास थी ऐसे ही, और किसी रीजन से वो ड्राइव ऑनलाइन ऑफलाइन सिंक के कारण स्लाइड्स गायब हो गई थी, तो मेरे को वही अभी डाउट हुआ, वैसे तो नहीं हो गया, बट इट्स ओके, सही है यहाँ सर। सिस्टम डिपेंडेबिलिटी बहुत बेकार है इस मोड ऑफ एजुकेशन की।
वो क्वेश्चन कहाँ गया, 0101, ठीक है। तो इसका बेसिकली आपको क्या करना था, हैमिंग कोड बनाना था, ठीक है। करते क्या, इसकी प्रोसेस क्या रहती है, अगर ये सब्जेक्टिव पेपर रहता, ठीक है, तो उसमें भी ऐसी प्रोसेस करना रहती, ठीक है। सबसे पहले हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर लिखते, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। P1 P2 P3 P4 D6 और D7। देन यहाँ से वैल्यू फिट करना स्टार्ट करते हैं, 0 1 0 1। फिर इसके बाद P1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। P1 की वैल्यू क्या आती, ब्लैंक स्पेस, देन एक छोड़ के D3, देन एक छोड़ के D5, देन एक छोड़ के D7, ठीक है। इवन पैरिटी हमें करना था, तो इवन पैरिटी से यहाँ पे क्या आता है मेरे पास, इस जगह पे क्या था, 1। P2 की वैल्यू क्या थी ऐसी, P2 से मैं स्टार्ट करता ब्लैंक स्पेस और D3, देन 2 छोड़ता P4 और D5 और D6 D7 2 लेता, 1 0। यहाँ पे क्या था, इवन पैरिटी से 0। और P4 की वैल्यू निकालने जाता तो ब्लैंक स्पेस, देन ये 3 0 1 0 1, ठीक है। तो ये मेरे पास P4 की वैल्यूज आ जाती हैं, 1 0 1, और ये मेरा पूरा क्या हो जाता है, हैमिंग कोड, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड है ऑड पैरिटी से, ठीक है, ऑड पैरिटी से अगर स्पेसिफाइड होता तो यहाँ पे क्या लिखता फिर मैं, 0 1 और 0, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज क्या आती है मेरे पास, 0 1 0। इस टाइप का फिर एक हैमिंग कोड बनता है मेरे पास, ये वाला ऑड पैरिटी केस में, इवन पैरिटी की केस में, ठीक है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया था, तो अगर ऑब्जेक्टिव भी है तो बाय डिफॉल्ट इवन पैरिटी लेके चलना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेके चलना है, इवन पैरिटी, ठीक है, ओके। ये जो बाय डिफॉल्ट एक इवन पैरिटी है, ये 99% जगह सही रहता है। पर एक चीज में तो मैं कंफर्म करके दे रहा हूँ, अगर मान लो जैसे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि इवन या ऑड, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसके जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें तुम्हें इवन और ऑड दोनों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही किसी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले इवन पैरिटी का सॉल्यूशन बनाना, अगर वो अवेलेबल है देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो देन ऑड पैरिटी चेक करना, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता तो तुम्हारे पास पूरा चांस था तुम स्पेसिफाई कर दो कि तुम्हें इवन पैरिटी सॉल्व करना है या ऑड पैरिटी से, पर वहां पे मेंशन करना कि यूजिंग ऑड पैरिटी सिस्टम, यूजिंग इवन पैरिटी सिस्टम, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में डिफरेंस है मेथड में। सब्जेक्टिव आता है, एम्बिग्युइटी है, आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर एमसीक्यू है तो ये चीज गारंटीड आप मानो कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस ABCD, उनमें से कोई भी एक ही वैलिड सॉल्यूशन होगा, चाहे वो इवन का हो चाहे ऑड का हो, ठीक है। और मेजॉरिटी चांसेस हो सकते हैं कि इवन का सॉल्यूशन हो। तो पहले इवन मेथड से ही सॉल्व करना, ठीक है। देन ये वाला जो क्वेश्चन था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी यही गड़बड़ हुई है, सिर्फ इतने लोगों ने सही दिया है इसका आंसर, ठीक है। बाकी 49 ने गलत दिया। करना कुछ नहीं था, बस हमें इस कोड को साथ साथ में ब्रेक करना था, ये 7 बिट में ले लेता, ठीक है, और ये 7 बिट में ले लेता, ठीक है। इन दोनों बिटों को मैं इंडिविजुअली करेक्शन करता और फिर फाइनल रिजल्ट में कंबाइन कर देता। मैंने हैमिंग कोड पढ़ा था तो बोला भी था कि अगर कोई 7 के मल्टीपल का क्वेश्चन आए उसको साथ साथ के ग्रुप में ब्रेक करना, उसको एक कंप्लीट हैमिंग कोड लेके मत चलना, ठीक है। अगर आपको एक कंप्लीट हैमिंग कोड वाला क्वेश्चन आएगा तो अलग से स्पेसिफाई किया जाएगा कि दिस इज योर 15 बिट कोड, 15 बिट हैमिंग कोड, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा कभी भी हैमिंग कोड क्वेश्चन आए पहले देख लो कि वो 7 के मल्टीपल में अगर है, ठीक है, सबसे पहली स्टेप
कोई भी हैमिंग कोड आता है, ठीक है, फॉर एनी हैमिंग कोड स्टेप 1 आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, चेक वेदर इट इज मल्टीपल ऑफ 7। अगर मल्टीपल ऑफ 7 बिट्स है तो उसको साथ साथ के 3, 4, 5, 6 जितने भी नंबर ऑफ बिट्स है, जितने भी ग्रुप में टूट रहे हैं, 14 थे तो 2 ग्रुप, 21 से तो 3 ग्रुप, 28 से तो 4 ग्रुप, उतने में उसको ब्रेक करके फिर सॉल्व करो, ठीक है। अगर वो 7 का मल्टीपल नहीं है, अगर वो 7 का मल्टीपल नहीं है, इट इज गारंटीड ए कंप्लीट हैमिंग कोड। तब फिर आपको कौन सा फंडा फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला पे आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपको पोजीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सी नंबर बिट पोजीशन पे हमारी पैरिटी बिट है, ठीक है। ओके, ये था, ये कितना हो रहा था मेरा, कितने बिट हो रहा था ये 31 तक, 32 बिट हो रहा था टोटल, नहीं 31 बिट सॉरी, ये 7 का मल्टीपल नहीं था, ठीक है। अगर मैं P4 या P5 तक जाता तो मेरा कितना हो जाता, ये 16 बिट पे सिमट के रह जाता, P16 तक, ठीक है। तो ये कितना होता 16, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। ये जो चीज मैंने अभी बोली क्लियर है सबको कि हैमिंग कोड को पहले कैसे आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मेथड से सॉल्व करना है। यस सर। चीज क्लियर नहीं हो तो अभी बट सर अभी जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सर, उसमें 2 एरर्स आ रहे थे, बट सर अगर उसको सॉल्व करने पर जो P1 पैरिटी है सर वो इनकरेक्ट हो रही थी, बाकी की पैरिटी सही हो रही थी। पैरिटी बिट में एरर आया था। हाँ सर, जैसे हम आपको ठीक है, क्वेश्चन बता हाँ रहे ठीक, सर, उसको सॉल्व उससे कोई करके। प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो मतलब तुम्हारा ये कहना है जो मैं समझ रहा हूँ, मान लो अगर जैसे ये हैमिंग कोड था 10100101, ठीक है, तो इसमें पैरिटी बिट ये और ये वाली रही होगी, ठीक है। जब भी तुमने इसकी पूरी प्रोसेस कर ली तो सपोज तुम्हें इस वाली बिट में एरर मिल गया, यही बोल रहे हो, तुम्हें इन डेटा बिट्स में एरर नहीं मिला, यही बोल रहे हो अर्जुन? नहीं सर, ये नहीं बोल रहे सर, कहने का मतलब ये है कि सर जब पूरी प्रोसेस करने पर सर, जैसे P1 में पर पहले नो एरर मिला हाँ सर, ना P2 में भी सर एरर नहीं था, पर P3 हाँ में एरर एरर मिला। बट सर हाँ, जब एरर करेक्ट करे ना, तो जब उसको बाद उसको चेक करे तो सर फिर P1 में एरर आ गया। क्योंकि फिर सर P1 अगर में एरर आ गया। क्योंकि सर अगर अपन एरर अगर हटा भी रहे तो सर पूरा क्वेश्चन में एरर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जैसे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब उसकी बिट बता रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो 011। देखो ऐसा है कि ये किस कारण से हो सकता है, या तो फिर ये था कि ऐसे सिनेरियो में कि वो जो क्वेश्चन था वो पर्टिकुलर किसी एक मेथड के लिए ही बनाया गया था और या इवन के लिए, और तुमने किसी और मेथड से उसको सॉल्व कर लिया, तो फिर ऐसे में सॉल्यूशन उसका करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर उस सर सिनेरियो हमने में उसको और से किया था। तो एक बार उसी कॉम्बिनेशन को इवन से करके देखना, यस सर। एक बार ट्राई करना, ठीक है। उसी कॉम्बिनेशन तुमने वो उसमें किया था कि 5 असाइनमेंट जो दिए थे क्वेश्चन उसमें किया था? सर आपने कहा था कि सर कोई भी बिट ले लेना, हाँ तो सर हाँ हमने हाँ 15 बिट का लिए थे। हाँ, तो सर वो ठीक है। असाइनमेंट में करे थे, बट सर वो आंसर रॉन्ग नहीं आया था, फिर हमें क्वेश्चन चेंज करना पड़ा। हाँ हाँ, नहीं वो दिया इसलिए कि कोई भी रैंडम बिट लो, देखें देखो क्या होता है जब अपन कोई बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जैसे मान बुक में जो भी क्वेश्चन दिया है तो वो पहले से ट्राइंड उस पर हिट कर लिया गया होगा कि भाई करेक्ट क्वेश्चन दिया जाए, उसका करेक्ट सॉल्यूशन आए। और जब हम कोई रैंडम बिट्स ऐसी ले लेते हैं तो हमें नहीं पता उसमें एरर कहाँ था, जो कि एक्चुअल ट्रांसमिशन के वक्त एक स्टेज होती है, ठीक है। अब अगर मैं आज के वक्त तुमसे मान लो बोलूँ कि तुम्हें एक कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन करना है जो कि किसी भी रिसीव्ड हैमिंग कोड को डिकोड कर सके, उसको करेक्ट कर सके, डिकोड कर सके, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो बुक में जो क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन करेक्ट है, उसको तुम एज ए सैंपल लेके अपने एल्गोरिथम डेवलप करोगे। तो अगर एक बार सक्सेसफुली चीज डेवलप हो गई, फिर जो भी डेटा आ रहा है तुम्हें नहीं पता ना उसमें कौन सी बिट पे एरर है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता बीच में किस किस चीज से टकराते हुए आ रहा है, उसमें एक एरर है, 2 एरर, उसको हर टाइप के डेटा पे काम करना है, ठीक है। तो वो एक रैंडम सेट ऑफ डिजिट्स हो जाते हैं,
रैंडम सेट ऑफ बिट्स, सॉरी डिजिट नहीं बिट। इसलिए मैंने तुम लोगों को ऐसा नहीं बोला था कि कोई से भी 5 ऐसे क्वेश्चन बना लो रैंडम साइज के, और रैंडम साइज से मतलब था कोई 7 का मल्टीपल या नंबर ऑफ पैरिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैरिटी के लिए P8 के आगे 7 और चाहिए P15, ठीक है, P15 तक जाएगा, ओके। तो इसलिए मैंने उसकी बोली थी। तो उसको एक बार इवन प्रैक्टिस करके देखो। सर स्टेप 1 Yes, एक बार sir. रिपीट कर दीजिए। ये वाली देखो, इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे तुम्हें कोई भी एक हैमिंग कोड मिला है, सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मान लो ये तुम्हें क्वेश्चन मिला है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हैमिंग कोड को डिकोड करो। डिकोड करो का मतलब क्या रहेगा, उसको चेक करो क्या उस हैमिंग कोड में कोई एरर है, अगर एरर है तो उस एरर को करेक्ट करो, देन उसका करेक्टेड हैमिंग कोड सीक्वेंस लिखो, देन उससे जो करेक्टेड मैसेज सीक्वेंस है वो लिखो, ठीक है। डिकोड का मतलब पूरा मैसेज डेटा हमें निकाल के देना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहली चीज क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो भी आपको हैमिंग कोड दिया गया है वो 7 का, क्या वो 7 का मल्टीपल है, नंबर ऑफ बिट्स 7n है, ठीक है। अगर वो 7 का मल्टीपल है देन उसको ब्रेक कर दो 3 हैमिंग कोड्स में, H1 H2 H3, तीनों को इंडिविजुअली प्रोसेस कर लो, तीनों के इंडिविजुअली एरर करेक्शन कर लो, ठीक है। अब इसको मैंने इंडिविजुअली एरर करेक्शन किया तो मान लो मेरे पास आया करेक्टेड हैमिंग कोड 1, करेक्टेड हैमिंग कोड 2, करेक्टेड हैमिंग कोड 3। फिर मैं कंप्लीट करेक्टेड मैसेज के लिए इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्टेड हैमिंग कोड, ठीक है, करेक्टेड हैमिंग कोड हो गया। देन इन 7 बिट में से इसकी जो डेटा बिट्स थी मैं उसको उठा लूंगा, ठीक है। इसकी डेटा बिट्स को उठा लूंगा मैं, इसकी डेटा बिट्स को उठा लूंगा और इसकी डेटा बिट्स को उठा लूंगा, ठीक, और फिर इनको कंबाइन कर दूंगा। तो ये जो 12 बिट आएंगी ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्टेड मैसेज डेटा हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन यहाँ आओ, अगर ये मेरा 7 का मल्टीपल नहीं होता तो फिर गारंटीड है ये, अगर क्वेश्चन आपको एक कहीं वैलिड जगह से मिला है तो फिर वो उतनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी जितनी नंबर ऑफ बिट्स पैरिटी सेटिस्फाई करने में लगेंगी, ठीक है। जैसे P1 P2 P4 ये तो सब में रहनी है मिनिमम, मतलब मिनिमम हैमिंग कोड साइज कितना है P7 तक, D7 तक दी है। अगर आपको वहां पे P8 दिया जा रहा है तो उसके आगे की 7 बिट और दी जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, उसके आगे की 8 बिट, मतलब कि इतना साइज कंपलसरी आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका कितना D 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ आता P16। देन अगर P16 दे रहे हैं तो फिर उसके आगे आपको 15 बिट और देंगे जिससे कि P16 की वैल्यू भी लिखी जा सके, ठीक है। तो ये चीज कंफर्म है। तो हमेशा चेक करो कि 7 का मल्टीपल है कि नहीं है। अगर 7 का मल्टीपल नहीं है तो फिर इस फॉर्मेट में होगा इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन नहीं होगा MCQ का, तो फिर 101% उसमें से एक ऑप्शन होगा कि अबव कोड इज इनवैलिड या नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक्सक्यूज मी इस सर। टाइप का एक ऑप्शन गारंटीड मिलेगा फिर, सर ठीक है। सर अगर 15 का मल्टीपल हो तो 15 के ग्रुप्स में ब्रेक कर सकते हैं नहीं। हैमिंग कोड के? हाँ वैसे कर सकते हो, अगर 15 का मल्टीपल है तो कर सकते हो फिर। सर जैसे 30 बिट हैमिंग कोड आया तो उसे 15 में ब्रेक कर एरर निकाल लिए, देन करेक्टेड हैमिंग कोड लिख दिए, सर इज इट पॉसिबल है? मतलब D13 की जगह तुम्हारा कहाँ तक जा रहा है, D30 तक जा रहा है ये बोल रहे हो? यस सर, D30 तक जा रहा है। हाँ 15 बिट को लेके ब्रेक करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Yes. चलेगा वो चलेगा, ठीक है। पर एक चीज मैं तुमको बता दूं, कोई भी एग्जाम हो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, क्योंकि 15 बिट के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो बहुत ही कहीं से बहुत ही टफ एग्जाम होगा, बहुत ही हाई लेवल का होगा कि तुम्हें कोई 15 बिट से ऊपर का डेटा दे,
ठीक है, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव एग्जाम में तो तुम्हारे पास काफी सफिशिएंट टाइम रहता है करने के लिए, उसमें 3 घंटे का टाइम रहता है, जरा से क्वेश्चन रहते हैं, उसमें इशू नहीं आएगा ये। पर उसमें भी कोई इतना लंबा आंसर नहीं देगा, क्योंकि मैं पेपर बना रहा हूँ, मेरे को कॉपी चेक करनी है, मैं इतना टाइम क्यों ना दूंगा यार, जो मेरे को स्टेप मार्किंग करनी है ना, तो मैं भी ज्यादा 15 बिट, ये 7 के मल्टीपल के 28 बिट दे दिया, 35 बिट दे दिया, ऐसा दूंगा, सिंपल दूंगा, ठीक है। और एमसीक्यू में भी तुम्हें कोई सिंपल ही मिलेगा, इतना 30 बिट 40 बिट अनरियलिस्टिक बिट्स नहीं मिलेंगी। सर 9 बिट हुए तो D9 तक। नहीं मिलेगा, क्यों? एक रीजन ये भी सोचो, वैसे तो इनवैलिड हो जाएगा पहली बात, क्योंकि अगर D9 तक है तो P8 की वैल्यू किसके बेस पे लिखोगे, उसको आगे के लिए 7 बिट और चाहिए, P8 को टोटल 8 बिट चाहिए रहती है ना। सर मैंने गूगल में चेक किया था, वहाँ तो ऐसे एग्जाम्पल भी थे जैसे 9 बिट के, 10 के, 11 गूगल के के। बारे में तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर तुम वहां पे जाओगे तो वहां पे तुम्हें कुछ हेमिंग कोड कैलकुलेटर्स में मिलेंगे, ठीक है, जिनका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। मैं खुद ट्राई आउट कर चुका हूँ पहले, तो मैंने तुम्हें पूरी थ्रू आउट क्लास में आज तक अपने, ये 11वां सेशन है, ठीक है, क्या मैं तुम लोग कभी भी रिकमेंड किया गूगल से पढ़ाई करने? नहीं सर। मैंने हमेशा तुम्हें बोला है या तो सेल्फ स्टडी करो या बुक से रेफर करो, है ना। मैंने क्या कभी किसी को बोला विकिपीडिया से देखो? दैट इंफॉर्मेशन इज हाईली अनरियलिस्टिक और हाईली अनप्रेडिक्टेबल, या ये बोलो कि वो उसमें बहुत ही प्रोबेबल चांसेस हैं एरर होने के, तो उस इंफॉर्मेशन को प्लीज रिव्यू ना करो, बचो ऐसी चीजों से, ठीक है। ऐसी चीजें आप तब देखो जब आपको बेसिक मेथड में प्रोफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, ओके। और तुम खुद देखो, अगर हेमिंग कोड तुमने अभी सेल्फ स्टडी करी होगी बुक से भी या कहीं से भी, कोई भी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से, ठीक है, जैसे किसी के वीडियो लेक्चर होते हैं कोई प्रोफेसर वगैरह के, क्या P8 को लिखना पॉसिबल है बिना उसकी नंबर ऑफ बिट्स के? क्या पॉसिबल है? अगर डेटा बिट्स ही नहीं थी कि जिसके आगे हमें वो लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ उनने जोड़ तोड़ किया हो, उस प्रोसेस में देख लेना, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे सोर्सेस को अभी इस स्टेज पे फॉलो करूं, और ना ही फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे अनरियलिस्टिक क्वेश्चन कभी भी आपके किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। जो जनरल एग्जाम्स आप देते हो, गेट हुआ, ईएस का एग्जाम हुआ, ठीक है, नेट वगैरह हुए, इनमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं। वो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देके सिंपल एक लाइन में नहीं लिखवा लेंगे कि दिस इज इनवैलिड कोड या इट इज नॉट सॉल्वेबल, ठीक है। 5 नंबर का देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वो टाइम दे रहे हैं आपसे, फॉर्म का पैसा ले रहे हैं, चाहते हैं आप उसको सॉल्व करो, ठीक है, ओके। और सर एक मतलब सोर्स जो कोड है, 7 मिनट पहले, इस सोर्स को कभी रिव्यू मत करना, विकिपीडिया पेज को कभी मत खोलना किसी भी टॉपिक के लिए, अदर देन हिस्ट्री, अदर देन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। विकिपीडिया पेज को कभी भी किसी भी तरीके के रेफरेंस के लिए यूज मत करना, ठीक है। दैट इज एन कोलैबोरेटिव एफर्ट, आप भी जाके वहां पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप वहां जाके, आपका रजिस्टर का पेज है, रजिस्टर के पेज में आप इंडक्टर का मटेरियल चढ़ा के आ जाओ, दूसरे यूजर को थोड़ा टाइम बाद वो डेटा वहां दिखने लगेगा। दैट इज हाईली अनरियलिस्टिक फोल्डर, ठीक है। विकिपीडिया इज नॉट रिलायबल, आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो चीजें हो चुकी हैं वो फिक्स हैं टाइम में, तो अगर वो देख रहे हो तो एक बार चल सकता है, बट कभी भी पढ़ाई के लिए उस चीज को यूज मत करना, विकिपीडिया को किसी भी चीज के प्रॉपर अगर रेफरेंस चाहिए तो उसको यूज कभी मत करना। ये मैं सजेशन नहीं है, ये मैं तुम लोग बता रहा हूँ, ठीक है, उसको कभी रेफर मत करना विकिपीडिया को। गूगल बुक्स में से देख लो, ठीक है, गूगल बुक्स में बुक के एक्सेप्ट्स मिल जाते हैं, वहां से देख लो, कोई रिसर्च पेपर देख लो, ठीक है, इंजीनियर हो रिसर्च पेपर को प्रेफरेंस दो,
ठीक है, कोई अच्छी जगह पे पब्लिश पेपर हो, IEEE डोमेन का है, SCI का है, वेब ऑफ साइंस का है, स्कोपस का है, इनको देखो। ठीक है, इन चीजों को रेफर करो, पर कभी भी बाकी चीजों को रेफर मत करना। ठीक है, खासकर विकिपीडिया जैसे सोर्सेस को। और अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि मल्टीपल वाला जो किस्सा था, ये तो क्लियर है ना? सर मतलब मल्टीपल होना कंपलसरी है? मल्टीपल ही मिलेगा जहां तक आपको, तो 7 का मल्टीपल मिलेगा या 15 बिट मिलेंगे उस फॉर्मेट में। ठीक है, इन दो ओके फॉर्मेट सर। में से ही किसी में मिलेगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ना तुम क्वेश्चन सॉल्व करो यार, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि तुम एग्जाम देने आया हो तुम उसको बस देख के और करके निकल लो, है ना। मिड सेम लेवल तक तो मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन दे भी दूं कि दिस इज नॉट सॉल्वेबल, पर अगर फाइनल एग्जाम है जिसका इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट है, मिड सेम 20 नंबर का होता है, फाइनल एग्जाम 70 का होता है, मैं नहीं चाहूंगा उसमें ऐसे फालतू क्वेश्चन दूं जो सॉल्व भी नहीं हो सकता। हेमिंग कोड 4 नंबर लायक वाला क्वेश्चन है, जो अभी पेपर का पैटर्न चला है पिछले साल, है ना, 1 2 4 नंबर क्वेश्चन आए थे। तो हेमिंग कोड का कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो 4 नंबर में आने लायक है, तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना थोड़ी दूंगा यस और नो वाला, चाहूंगा ना उसको कुछ सॉल्व करो तुम। ठीक है, चाहूंगा उसको कुछ सॉल्व करो, तो ऐसा अजीब से क्वेश्चन नहीं दूंगा, है ना। कभी कोई भी पेपर सेटर होगा कभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा सीधा। ठीक है, और ठीक है, अब ये 3 लोग कौन हैं जिनने इन ऑप्शंस को नहीं देखा। ठीक है, आपकी बुक का पहला और दूसरे पेज पे ही 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इजी टू डिजाइन, स्टोरेज, नॉइज रोबस्टनेस, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, फिजिबिलिटी। ठीक है, ऐसे 9 बेनिफिट्स दिए हैं ओवर एनालॉग। ठीक है, उसको दोबारा रिव्यू करो। ठीक है, ड्यूटी साइकिल तुम लोग कब से पढ़ते आ रहे हो रे? पल्स विद अपॉन टोटल टाइम, ये कैसे गलत हो गया तुम लोगों से, 8 लोगों से? हैं? ये कैसे तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, इस चीज में? Which of the following are fixed rule of binary addition? सर अब सेकंड वाला बताइए एक बार। ये कैसे, मतलब टोटल टाइम अपन, ये तुम लोग ड्यूटी साइकिल नहीं पता क्या? अगर कोई पल्स जा रही है तो मैं इसकी ड्यूटी साइकिल कैसे निकालता हूँ, कितनी देर वो पल्स ऑन है। ठीक है, अगर मैं बुक में भी देखने जाऊंगा, हर बुक में जहां भी डिजिटल पल्स की बात आती है, एनालॉग कुछ की पल्स की बात आती है, वहां पे हमेशा सबसे पहला टॉपिक रहता है। ठीक है, और तुम्हारी बुक में भी सबसे पहले टॉपिक है, मेरे ख्याल दूसरे तीसरे पेज पे आया होगा चैप्टर के। ये देखो, ये कैमरा अगर मैं ऑन करूं, कैमरे को रिवर्स कैसे करूंगा इसमें? ये देखो, मेरा दूसरे वाले पे स्विच करके देखो, कहाँ गया गूगल मीट, इसको अगर मैं पिन करूं, ये देखो, ये दिया ड्यूटी साइकिल। ये कितनी देर टोटल ड्यूरेशन के पल्स एक्चुअली ऑन रही है। ठीक है, तो ये चीज तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक क्वेश्चन था। ये मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऐसे दिए थे जो बेसिकली मतलब प्योरली आपके स्कोरिंग पर्पज से थे। ठीक है, कि भाई इनमें तो स्कोर कर ही लो, ठीक है, इनमें बिल्कुल गलती मत करना। तो उसमें भी कुछ 8-9 लोगों ने गलती कर दी। अब ये 1 + 0 = 0 कैसे लग रहा है आपको, क्यों होगा? ये सही कैसे हो सकता है? सॉरी, ये वाला ये तो करेक्ट है, इसकी बोल रहा था। 1 + 1 = 1 0। क्वेश्चन कहता है नॉट ए फिक्स्ड रूल,
मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, ठीक है, गलत है। तो कैसे हो सकता है बताओ? कैसे हो सकता है? मैंने इतनी भी देखा कि अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर करेक्ट दे सकता था, मैंने दिए हैं। जैसे 1+0=0 नहीं होता है। देखो, किसी ने ये लगाया तो उसको ये भी सही मार्क्स मिले हैं, किसी ने ये लगाया तो उसको ये भी सही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर ये कैसे लगा सकते हो तुम यार 1+1=10? इसको भी देखो कि तो ये भी ग्रीन कलर में है, मतलब ये भी अगर तुम लगाए होते तो भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलते, ठीक है। पर ये कैसे पॉसिबल है? अपन इतनी बार बात करते आ रहे हैं 1+1=2, 2 माने 10, 1 कैरी में जाता है आगे, कैरी फॉरवर्ड में, और 0 सम में लिखा आता है। इतने अपन ने एग्जाम्पल करे एडिशन के। चलो ठीक है, ओके गुड, ठीक है। द ग्रे कोड इज ओके। इसमें ये दोनों करेक्ट होते हैं, पर क्योंकि आप बोथ ऑफ द अबव था आंसर, इसलिए अगर किसी ने अकेला एक ये लगाया है तो उसको मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। अगर तुम इन 8 लोगों में हो तो तुम्हें इसलिए इसके मार्क्स नहीं मिले क्योंकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये दोनों लगाने पे था, बोथ ऑफ द अबव। अगर यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव नहीं होता, कुछ और लिखा होता, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा था नेगेटिव कोड, ठीक है, तो फिर अगर इन दोनों में से तुमने एक लगाया होता कोई भी, तो मैं तुम्हें करेक्ट मार्क्स देता, जैसे कि इसमें दिए थे मैंने, ठीक है। पर क्यों यहाँ बोथ ऑफ द अबव था, इसलिए इन लोगों को मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। फिर कन्वर्टिंग ग्रे टू बाइनरी अप्रोच, ये एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखने के लिए कितने लोग अटेंटिवली पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ग्रे टू बाइनरी है, और दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो फिर से, अगेन आओ, अगेन देखो, क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम ही दिख रहे हैं तुम्हें? यहाँ पे 59 लोगों ने आंसर करेक्ट किया था, और ऊपर 61 लोगों ने आंसर करेक्ट किया था। तो फिर नीचे आते आते वो 2 लोग कैसे गलत हो गए? ये रिपीटिव क्वेश्चन में दिया था जानबूझ के, ठीक है। ये गलती उन लोगों से हो सकती है जिन लोगों ने किसी से पूछ के उस सॉल्यूशन को टिक करा है। अगर किसी ने खुद से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, रिपीटिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो गारंटीड सही होते हैं, ठीक है। आप गेट जब अटेम्प्ट करते हो तो उसमें कैटेगरी होती है कनेक्टिंग क्वेश्चंस की, ठीक है। उसमें पहले क्वेश्चन के आंसर पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है, मतलब इनपुट ही सेकंड क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन से आएगा, ठीक है। देखा है गेट का पैटर्न? देखा है किसी ने? देखा है क्या किसी ने गेट का पैटर्न? बताओ। बताओ, देखा है कि नहीं देखा? किसी ने गेट का पैटर्न नहीं देखा आज तक? सर थोड़ा बहुत जनरल एप्टी और मैथ्स का देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले तुम लोग आज सब लोग जाओ, जो भी गेट एस्पिरेंट्स हैं, आज जाओ किसी वेबसाइट पे, आप गेट का फॉर्म भी आ चुका है, तो तुम लोग गेट का पैटर्न अभी गेट की वेबसाइट पे भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ये देखो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी कोचिंग की वेबसाइट खोल लो, हो सकता है वहाँ पे तुम्हें लिखा मिल जाए। ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन फैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन है, तो ये 99% जगह करेक्ट ही मिलेगी। तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके मैथ से क्वेश्चन आते हैं, देन आपके टेक्निकल के क्वेश्चन है, देन आपके लिंक्ड क्वेश्चन एक कैटेगरी होती है, देन आपका एक एप्टीट्यूड की एक कैटेगरी होती है, ठीक है। लिंक्ड में क्या होता है, कोई भी एक आपको लिंक्ड क्वेश्चन 3 पार्ट में होते हैं। एक आपको कोई कंटेक्स्ट दे दिया जाता है पहले क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो,
उसका जो आंसर आएगा वो इनपुट होगा अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर ए करेक्टली सॉल्व करना जरूरी है। अगर आपने ए को गलत फॉर्म सॉल्व किया तो बी भी गारंटीड ही आपका गलत सॉल्व होगा। इन क्वेश्चंस में बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट कर लिया आपको दोनों के मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, पर अगर आपका ए गलत हो गया देन नेगेटिव मार्किंग सिर्फ ए पे होगी, बी पे नहीं होगी, फिर बी को इवैल्यूएट ही नहीं करा जाता। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा सेट होता है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। तो लिंक्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो, उसमें देखो किस किस टाइप के लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं। जनरली लिंक्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं सब्जेक्ट्स में, ईएमटी हुआ, नेटवर्क हुआ, कंट्रोल हुआ, ठीक है, सिग्नल सिस्टम हुए, जहाँ पे बहुत सारा बड़ा बड़े न्यूमेरिकल बने, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट से आते हैं जनरली। ठीक है, और जाओ आज घर जाओ, इस वीक 2010 का गेट का पेपर उठाओ, उसमें देखो कौन कौन सी गेट के क्वेश्चंस आए हैं। गेट में डिजिटल के क्वेश्चंस आए, नेटवर्क के क्वेश्चंस आए, इनको बाइफरकेट करो, एक किसी तरीके से अपना डेटाबेस बना लो, उनकी स्टडी करो कि भाई एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि डिटेल में से हमेशा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक में से आ रहे हैं। जनरली कुछ 10-15 टॉपिक्स हैं जिनमें से डिजिटल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न ढूंढो, इस टाइप से गेट की स्टडी करो, तो बहुत आसानी से होगी। rather देन कि आप कोई भी 10-15 किताबें उठाओ पूरी एक सब्जेक्ट के लिए, पॉसिबल नहीं है। आपको 40 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये फैक्ट मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने 2 या 3 बार गेट क्लियर किया, इसलिए क्योंकि मैं कम से कम 5 से 6 बार गेट में फेल हुआ हूँ। ठीक है, फेल होके मेरे को समझ में आया कि भाई मैंने कहाँ गलती करी, मैंने कहाँ पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है, जैसे पर्सनली मेरा ईएमटी का सब्जेक्ट बहुत वीक है, मेरे को नहीं आता वो समझ में। ठीक है, और मैं उसको नहीं कर पाता प्रिपेयर। मेरा जितनी बार भी गेट रहा है उसमें से 2 बार ईएमटी के क्वेश्चंस थोड़े से कंपोनेंट ज्यादा था। ठीक है, और उस टाइम मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं भी स्टूडेंट वाली लाइफ में था, ओवर कॉन्फिडेंस मैंने उनको भी टिक मार दिया, तो जो नंबर नहीं मिल रहे थे वो तो मिले नहीं, नेगेटिव और चला गया। तो ये गलती भी नहीं करना। अगर आपको नहीं आता आप उसको अटेम्प्ट मत करो, नेगेटिव मार्किंग है, आप उसको अटेम्प्ट मत करो, उनको अटेम्प्ट करो जिन पे आप श्योर शॉट हो। ठीक है, जिनको श्योर शॉट हो उन्हीं को अटेम्प्ट करो केवल, ये बात बिठा लो अपने दिमाग में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे मान लो यहाँ मैंने ग्रेड 2 बाइनरी पूछा है, तो नीचे में यहाँ तो मैंने रिपीट किया, मैम आप पूछते तो बाइनरी टू प्ले, मतलब क्वेश्चन ही अपोजिट टाइप हो जाते। ठीक है, कई लोग उसमें जल्दबाजी में भी गलत लगा मारते। तो जब भी कोई 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 20 क्वेश्चन, बिल्कुल दिमाग में रखो क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था, ये मैं उस क्वेश्चन को देख लेता हूँ एक बार, उस क्वेश्चन पे वापस चले जाओ। नेविगेट होने में इतना टाइम नहीं लगता, चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन हो, एक बार चले जाओ, देख लो क्या क्वेश्चन था। खास करके अगर एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाला कोई पेपर दे रहे हो जहाँ पे ऐसे फैमिली रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ये चीज बहुत काम दे जाती है। ठीक है, मेमोरी में रखना कि कौन सा क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है 2 मिनट पहले एग्जाम में। ठीक है, चलो चेकसम मेथड सिर्फ एक का गलत हुआ है, जो भी है भाई। ठीक है, 9th कॉम्प्लीमेंट वेरी गुड, मेजॉरिटी ने सॉल्व किया है, सिर्फ 999 से हमें सब्ट्रैक्ट करना था इसको। ठीक है, 999, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना था केवल। अब 9 में से 7 घटा के ये 3 कैसे आ रहा है, शायद तुमने 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया इसका। ठीक है, हमें 10th से 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना था। 10th में हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। ओके, और ये जो लगाया है ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि जल्दबाजी का नतीजा हो ये।
फिर टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और ध्यान नहीं दिया, आखिरी का देख लिया 63 मार दिया टिक। आगे के भी तो देखो 4 है कि 3 है, थर्ड डिजिट भी, ठीक है। तो वेरी गुड, थोड़ा सा और कॉन्शियसली क्वेश्चन को रीड करो और जल्दबाजी मत करो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। सर ये 9 क्वेश्चन में सर, हाँ, इसमें सर मैं थर्ड 9 वाला क्वेश्चंस में क्या है कि एक्चुअली ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शंस को लिखते वक्त गलती मेरे से हुई है, तो इसलिए ये दोनों गलत ऑप्शन होते हुए भी मैंने इन दोनों को वेटेज दिया है, ठीक है। इसलिए इसमें मैंने वेटेज दे दिया इन दोनों लोगों को, इन दोनों ए और सी ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक एक बिट का अंतर था। इनको मैंने इसलिए वेटेज नहीं दिया, मैं इनको भी वेटेज देता क्योंकि आंसर का सॉल्यूशन रॉन्ग था, तो वैसे तो सबको देना चाहिए था मेरे को वेटेज, सबको वेटेज देना चाहिए था, इनको भी पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स ही इनने गलत लगाई हैं। इन दो कैटेगरी में एटलीस्ट तुम लोग नंबर ऑफ बिट्स तो करेक्ट ली हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वेटेज मिला है, ठीक है। बट सर पहले वाली इसमें डेसिमल की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जा रही है, समथिंग देखो 200 डेसिमल आ की रही वैल्यू तो यही रहेगी, गलती है। एक्चुअली यहाँ थी, यहाँ पे कहीं शायद एक जगह बनाना था, एक जगह जीरो आना था, थर्ड में तो ये वाला जो पोर्शन है इनमें गलती है, ठीक है। वो वाई मिस्टेक 01 टाइप करते हो, मेरे से गलती हुई है, आई डिड इट, तो मैंने दोनों को करेक्ट दिए। इनको इसलिए मार्क्स नहीं दिए मैंने क्योंकि इन्हें नंबर ऑफ बिट्स भी सही नहीं दिए। और पूरा खेल देखो मैंने यहीं का छोड़ा था, मैंने 17 को तो कोई मार्क्स ही नहीं दिए, 0.7 तो मैंने कोई वेटेज ही नहीं दिया। ये देखो पांचों जगह ऑप्शन करेक्ट है, सब खेल 106 का ही था। तो 106 किसको लगता है कि 4 डिजिट में 106 तुम डिस्क्राइब कर रहे हो? बताओ मेरे को जरा, है 4 डिजिट लेते हो, मैक्सिमम वैल्यू तुम 15 रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1111। तुम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? ये तो सरासर गलत है। इसलिए मैंने इन 4 लोगों को और ये 5 लोगों को इसलिए मैंने मार्क्स नहीं दिए हैं, दैट्स वाई, ठीक है। पर इन दोनों में से कुछ भी करेक्ट हो सकता था, सिर्फ एक एक बिट का एरर था, इसीलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं जानबूझ के गलत किया, ये इसके सॉल्यूशन मेरे से गलत हो गए थे, ठीक है, आई एम एग्रीइंग टू दैट, और इसलिए इन दोनों को मैंने मार्क्स दिए, इन दोनों को नहीं दिए हैं। ये जो भी 4 लोग हैं तुम लोगों को पता होगा किसने क्या आंसर लगाया है, पर रीजन यही है, ठीक है। कैसे तुम 106 को तुम्हें कैसे लग रहा है, तुम तुक्का भी मारोगे तो कैसे तुक्का मार रहे हो भाई? 4 बिट है, 15 मैक्सिमम रिप्रेजेंटेबल है, तुम कैसे उसमें 106 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मार्क्स नहीं मिले हैं, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं इन 4 लोगों में से कि अगर तुम्हें रिप्रेजेंट हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो तुम अभी बोलो, बोलो क्या लगता है, जो भी 4 लोग इनमें से जो भी है, पक्का? क्या तुम ये 4 लोग सेटिस्फाइड हो, जस्टिफाइबल है तुम लोगों को कि तुम्हें यहाँ पे मार्क्स नहीं मिले? क्या जस्टिफाइबल चीज है ये? ठीक है, कैलकुलेट -41, इस चीज को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिंपल सा फंडा था, ये बुक का क्वेश्चन था, इस पे मैंने बहुत टाइम दिया था, एक्स्ट्रा बेट सिंगल बेट सब पे, ठीक है। अगर इसके बाद भी तुम इसमें गलत कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बहुत बार बताया है कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो और माइनस के लिए एक बार एक्स्ट्रा बिट लिख दो, नेगेटिव साइन हमेशा एक्स्ट्रा बिट से जाएगी, ठीक है। इसके बाद भी अगर तुमसे गलत हो रहा है देन आई कांट से एनीथिंग, ओके। देन ये वाला भी इसी टाइप का था, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ओके। देन ये वाला था, ये भी मेजोरिटी करेक्ट किया है, वेरी गुड।
कि तुमने इस चीज को समझ लिया कि मैं इक्विवेलेंट 4 बिट में सिर्फ आखिरी का बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ओके, चेकसम पैरिटी, ठीक है। इसमें ये 9 लोगों ने क्यों लगाया यहाँ पे? हम्म, पता नहीं, ठीक है। तो कन्वर्टिंग ग्रे टू बाइनरी इस पे बात कर ही चुके हैं। डिजाइनिंग ओके, ए के जो भी है, ठीक है। एक्स और का कंफ्यूजन हो गया होगा, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और ध्यान रखना, ठीक है, कोई बात नहीं। कैलकुलेट, ठीक है, ओके है, ये भी, इसमें भी कम लोगों का एरर है, ठीक है। अब ये वाला भी है, ठीक है, देख लो भाई, एम इनपुट की थी प्रोसेस, बात कर चुके हैं हम इन क्वेश्चंस की पहले ही, ठीक है। ग्रे कोड, ठीक है, मेजोरिटी की प्रोसेस समझ में आ गई, ऑल गुड। तुम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो, अगर नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है तो बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ मेरे को, ठीक है, ठीक है, ओके, है ना। बाइनरी टू ग्रे में ऊपर से नीचे आना है, ग्रे टू बाइनरी में नीचे से ऊपर जाना है, बस इतना सा फंडा याद रखो। और एक्सऑर करना है 2 बिट्स के बीच में रिजल्ट बिट निकालने के लिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग कर लोगे सही। एक्चुअली मेरे को उम्मीद थी कि यहाँ पे आएगा मैक्सिमम आंसर, इसमें या इसमें किसी में गलत में आएगा, ठीक है, ओके। मेरे को बहुत उम्मीद थी कि गलत में आंसर आए, पर आ गया करेक्ट, ओके। क्या कोई बताना चाहेगा करेक्ट आंसर क्यों है, कैसे आइडेंटिफाई किया इस क्वेश्चन को करेक्ट है? क्या जिसने ये आंसर मार्क किया, क्या वो स्टूडेंट अभी क्लास में है इस समय? इज दिस स्टूडेंट हियर प्रेजेंट हियर? अच्छा, क्या इन 66 लोगों में से कोई प्रेजेंट है या नहीं? इनमें से तो कोई प्रेजेंट होगा यार, यस बताओ कौन है प्रेजेंट, कौन नहीं? बोला भाई सर। हाँ, पर बताओ कैसे आइडेंटिफाई किया ये करेक्ट आंसर होगा? सर जनरल सर पढ़े हुए थे एप्टीट्यूड में तो बन ऐसे? चलो, पर पढ़े भी थे तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर डेसिमल से किसी भी एक जनरल किसी भी अदर बेस में कन्वर्ट करने के लिए सर उसे डिवाइड करते जाते हैं। सेम बाइनरी में 2 से करते, इसमें 5 से करते जाएंगे एंड रिमाइंडर को नीचे से ऊपर लिख देंगे। ओके, करेक्ट आंसर, बट द आंसर आई वाज होपिंग फॉर इट वाज नॉट दैट, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? जो कोई ना कोई ने तो आंसर को देगा जो मैं सुनना चाहता हूँ। पार्थ, योर आंसर वाज करेक्ट, इट्स ओके, बट आई वाज होपिंग फॉर सम अदर काइंड ऑफ आंसर। एनीवन एल्स? हाँ सर इसमें कौन? वो 0 से 4 के बीच में पहले डिजिट कौन आएंगी। कौन बोला, अपने को आइडेंटिफाई करो। शैलेश सर। शैलेश, हाँ बोलो। यस सर, तो इसमें 5 डेसिमल तक का है, तो इसमें 0 1 2 3 4 इन 4 में से कोई नाइस डिजिट्स आएंगी। नाइस तो नाइस नाइस, मैं यही तो सुनना उसमें चाह रहा सर था, क्योंकि बी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए थे मैंने, ठीक है, वो इसी टाइप के ऑप्शन दिए थे कि इनमें 4 से ऊपर की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। 4 2 5, यहाँ पे 7 आ गया, या 5 आ गया, या 5 आ गया, ठीक है। और जो बात तुमने आंसर दिया, वो मेथड या वो एक्सप्लेनेशन उस केस में ज्यादा सही होता, जिस केस में मान लो अगर यहाँ में लिख देता 2 3 1, ठीक है, पांचों तीनों डिजिट्स 5 के अंदर के थे, 0 से 4 के बीच में, उस केस में ये वाला एक्सप्लेनेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट होता, ठीक है। ये सर हमने ऑप्शंस एनालाइज नहीं किए थे सर, सीधे सॉल्व कर दिए। हाँ, कभी भी एमसीक्यू के साथ अगर इस टाइप के एमसीक्यू आ रहे हैं नंबर सिस्टम वाले, सबसे पहली चीज ये देखो, हमें क्या करना है एमसीक्यू का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, कि
नेगेशन लॉ से उनको सॉल्व करो, एलिमिनेशन लॉ से फॉलो करो एमसीक्यू को अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। तो ठीक है कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हटा दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हटा दो, ठीक है, ये नहीं हो सकता, इसको हटा दो, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था तुम लोगों का, कहाँ गया ये जो था, नहीं ये वाला, ये एक प्योर रिकॉल क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसको अगर एनालाइज करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। तो ये प्योर रिकॉल क्वेश्चन था, जो 8421 सीक्वेंशियल कोड होता है, 2421 नहीं होता, ठीक है, प्योर रिकॉल क्वेश्चन था, ओके। पर इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एनालिटिकल कैपेबिलिटी के, ठीक है, या एक क्रिएशन कैपेबिलिटी, आप कुछ एक नया नंबर सिस्टम बना रहे हो, ठीक है। तो नया नंबर सिस्टम बना रहे हो 5 तक का, सबसे पहला रूल जैसे ही पढ़ोगे, इफ ए नंबर बेस्ड सिस्टम विद 5 एग्जिस्ट, सबसे पहले रफ में लिखो 5 तक का है, मतलब कि पॉसिबल नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं 5 और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नंबर सिंबल्स 0 1 2 3 4, बस, ठीक है, ये एक रख लिया। देन इन 8 डेसिमल नंबर सिस्टम 67 ऑफ बेस 10 विल बी रिप्रेजेंटेड एज, तो सबसे पहले रूल चेक करो कि भाई 0 से 4 की वैल्यू किस किस की है, ठीक है। सपोज अभी यहाँ पे एज्यूम कर लो 7 की जगह 3 लिखा है, ठीक है, 7 की जगह 3 लिखा है, ऑप्शन है 3 4 2, तो तुम क्या करते हैं, तो भाई एक पॉसिबल आंसर ये है, एक पॉसिबल आंसर ये है, इन दोनों को डिलीट मार दो, हटा दो, ये काम के नहीं है हमारे। अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है, देन अब इसको सॉल्व करो, डिवाइड बाय 5 करो या जो भी करना है, ठीक है, अब करो इसको डिवाइड बाय 5। पर अगर यही ऑप्शन आए जैसे सामने दिए हैं, सबसे पहले इसी रूल पे तुम्हारा सॉल्व हो जाता, जहां तुम्हारे सॉल्व करने में 3 मिनट लगे होंगे, वहां तुम्हें सॉल्व करने में इसको 5 सेकंड लगते, लिटरली 5 सेकंड लगते, ठीक है, क्योंकि इतनी तो सबकी कैपेबिलिटी होगी भाई। 0 से 4 में ये देख लो, 0 से 4 7 आगे हटा दो, हटा दो, रखो, हटा दो, रखा, एक ही रखाया है, एक सही आंसर, खत्म खेल, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी 5 की तरह इसको सॉल्व करके करा है, थोड़ा सा और कॉन्शियसली क्वेश्चंस को पढ़ो, उनके पीछे की शॉर्ट ट्रिक देखो, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू के साथ सॉल्व करना तो आना ठीक है, एक टाइम मेंटेनेंस भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, ठीक है। मेरे को पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा पेपर मेरा खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में और लेके चल रहा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे हेमिंग कोड टाइप के जिनको सॉल्व करना था, बट एट मैक्स आधा घंटे के अंदर पूरा सबमिशन हो जाना चाहिए था, आधा घंटे के अंदर, जो कि नहीं हुआ था। लगभग 20 से 25 लोगों ने सबमिट किया था आधा घंटे के अंदर बस, ठीक है। तो अपने टाइमिंग फ्रेम पे और करो, कोई भी बुक उठा लो जहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाए और उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो मिड सेम के हमने सारे क्वेश्चंस लगभग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, और होपफुली आप लोग सबको क्लियर होगा, ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और 5 मिनट और बचे हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में यही एंड करते हैं। मैं नया क्वेश्चन उठा रहा, सेकंड हाफ में उठाएंगे नया टॉपिक, जो भी हमें फॉलो करना है, ठीक है। और मैं एक अटेंडेंस ले लेता हूँ, कहाँ गई सर? मार्क्स कैसे पता चलेंगे? मार्क्स में कोई तरीका देख रहा हूँ जिससे कि मैं इंडिविजुअली मार्क्स डिस्पेंस कर पाऊँ, ठीक है, इंडिविजुअल स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर पाऊँ, क्योंकि सर मेल पे भेज दीजिए। सर मेल पे भेज दीजिए। हाँ मेल पे तो भेज दूँ, पर मैं पॉसिबल है कि तुम लोगों को 67 मेल्स करूँ, पर फिजिबल नहीं है ना यार, ठीक है, फिजिबल नहीं है कि मैं 67 लोगों के मार्क्स में भेज सकूँ। सर हमें सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्योंकि मैं नहीं चाहता, इसलिए सेंड नहीं करा, सेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस इसलिए सेंड नहीं करता कोई मेरे साथ ये ना बोले कि सर इसको 15 मेरे को 14, हालांकि एमसीक्यू में ऐसा किसी को पॉसिबल नहीं है बोलना, जो तुमने लगाया उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है, पर मैं फिर भी नहीं करना चाहता है सबको डिस्पेंस, सबके मार्क्स। मैं नहीं चाहता कि प्रज्वल को पता चले कि अभिषेक के कितने आए,
अभिषेक को पता चले कि समर क्लियर करता है, ठीक है, मैं नहीं चाहता। तो मेरी तरफ से आज का जो भी डिस्कशन था वो हो गया है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो रुको हम बात करते हैं, नहीं तो आप क्लास लीव कर सकते हो। मैंने अभी तक की अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है। यू आर फ्री टू लीव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ चंद्री बोलो। सर एक बार वो 12th क्वेश्चंस बता दीजिए सर। हमने सॉल्व तो किया था आंसर, लेकिन सर पता नहीं वो सही अप्रोच है कि नहीं, एक बार आप बता दीजिए। 12th क्वेश्चन सर वो 4 बिट में कन्वर्ट करके करना था उसको। 12th क्वेश्चन था। अच्छा वो कि लास्ट की 4 बिट लिखना है बीसीडी वाली। हाँ यस सर यस सर। हाँ वो एक्चुअली जो आंसर आता वो 8 बिट में आता, मैंने सिर्फ आखिरी की 4 बिट पूछी थी, ठीक है। तो उसका डेसिमल पे आते या उसको सॉल्व करते और फिर जो लास्ट का डिजिट था केवल उसकी 4 बिट का बीसीडी लिखना था, बस यही था क्वेश्चन। और क्वेश्चन था और कोई? सर ये कॉलेज ओपन का सर एक ट्वीट आया था सर, वो क्या था? हाँ कॉलेज का शायद पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ने जैसे कि शायद बोला है कि दिस वीक और कमिंग वीक्स कॉलेज ओपन हो सकते हैं। तो अगर कॉलेज ओपन होंगे, फिजिकल क्लासेस लगेंगी, तो आप लोग को विद इन टाइम बताया जाएगा, है ना। वो इन्फॉर्मेशन कॉलेज डिस्पेंस करेगा। अभी हम लोग को भी कंफर्म नहीं कि कब से क्लासेस लग सकती हैं ऑफलाइन। हम लोग को हालांकि इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि हम ऑफलाइन क्लास के हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ लेक्चर डिलीवरी एक अलग है, तो हमें प्रिपरेशन फिर अलग टाइप की करना पड़ेगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता पॉसिबल होगा कि अब सब लोग क्लास आ पाएँ। तो कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन भी रहें, कुछ लोग ऑफलाइन भी रहें, ये भी चल रहा है। तो चीज़ें हैं, हमें इंस्ट्रक्शन है कि हम उस चीज़ को मैनेज करने में कुछ देखें। तो अभी तक पर डेफिनेट नहीं है कि 14 तारीख से खुल रहे हैं कि 15 तारीख से खुल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं आया है। किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? सर हैमिंग कोड में मल्टीपल एरर का क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल एरर वाले तो में क्वेश्चन नहीं आएंगे। मल्टीपल एरर वाले क्वेश्चन एक ही सिनेरियो में आ सकते हैं, वो ये है कि जो तुम लोग को असाइनमेंट दिया गया था कि रैंडम बिट्स उठा के बना लो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ तुम उसको सॉल्व करो, करेक्टली सॉल्व करो, आधे में ना छोड़ना पड़े, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसी कंफ्यूजन में कि कहीं मेरे से तो गलती नहीं हुई सॉल्व करने में, यार मेरा सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। ये क्वेश्चन मिल सकते हैं कि हैमिंग कोड करेक्ट करते वक्त एरर पैरिटी डिटेक्ट हो मैसेज बिट के बजाय, दैट इज ऑल ओके। हो सकता है ऐसा मिले, पर 2-3 एरर वाले नहीं मिलेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मिले, नहीं मिलेंगे। हाँ सर मैसेज बिट तो सेम ही रहेगा ना जो कोड है उसका? अगर मैसेज बिट वाली पोजीशन पे एरर नहीं है तो मैसेज बिट सेम रहेगा। अगर उस पोजीशन पे एरर आइडेंटिफाई होता है तो उसको करेक्ट करो, फिर मैसेज बिट लिखो। चलो ठीक है, 11:10 हो गए, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, तुम लोग की नेक्स्ट क्लास है ना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे एवरीवन। और किसी को मेरे बारे में कोई भी फीडबैक सेशन रहता है तो मेरे को इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता किसी कमी को हम लेते हुए आगे बढ़े। कोई भी चीज कमी रहती है तो उसको सुधरवा लो मेरे से ना, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो रही है तो, ठीक है। इन्फॉर्म कर दो मेरे को, इंडिविजुअली इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि अगर मेरी कोई गलती सुधारते हो तो उसका तुम लोग के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ेगा, ये एश्योर रखो, ठीक है। बस मेरे को बता दो कि मैंने कोई गलती करी है, ओके। दैट इज फेयर एंड इंस्पायर, ओके। ओके, गुड डे एवरीवन, बाय।